Good morning. Today my topic is time dilation. So टाइम डायलेशन होता क्या है? टाइम डायलेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आइंस्टाइन के द्वारा इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि टाइम डायलेशन होता क्या है। इसमें होता क्या है मेनली कि जैसे कि कोई स्पेस ट्रेवल करे रॉकेट वगैरह, ठीक है, तो उनकी जो एज है वो जो अर्थ के ऊपर लोग रहते हैं उनसे बहुत धीरे ज्यादा होगी। मतलब कि वो फ्यूचर ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसे मान लो आप, क्योंकि उनकी एज नीचे जो अर्थ वाले हैं उनकी ज्यादा हो जाएगी और जो वहां पे रहते हैं उनकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारे स्पेस स्टेशन वाले लोग हैं वो इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, ज्यादा टाइम से नहीं पर थोड़ा बहुत फर्क महसूस कर सकते हैं वहां पे। जैसे कि ब्लैक होल है, पर उसके अंदर एक सेकंड भी अर्थ का हजारों या लाखों साल निकल जाते हैं। अगर वहां पे जाना पॉसिबल हो पाया तो टाइम डायलेशन इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि उनकी एज बहुत ज्यादा हो जाएगी जो ब्लैक होल के अंदर जाके वापस आएंगे, पर ऐसा इम्पॉसिबल है अभी। तो अभी हमें पता कैसे है कि जो टाइम डायलेशन है वो एग्जिस्ट करता है। जो जेट्स वगैरह होते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह जो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हैं, उनके अंदर हम थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है वो कर पाते हैं मेजर, ज्यादा सेकंड से नहीं, पर वहां से हमें पता चला है कि टाइम डायलेशन एग्जिस्ट करता है। और अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये जो जीपीएस वगैरह होते हैं सैटेलाइट वगैरह के अंदर, तो हम उसके अंदर इनको यूज कर सकते हैं टाइम डायलेशन की थ्योरी को। थैंक यू। Good morning, all of you. My name is Shishti. Today I am here to tell about black hole. कि ब्लैक होल सबसे पहले होता क्या है? ब्लैक होल एक ना ऐसा रीजन है स्पेस में जहाँ पे ना कि जहाँ से मतलब कि लाइट भी ना वापस नहीं आ सकती, वो बहुत ज्यादा ना डेंस होता है। इसके ना सबसे पहले तो ना आइंस्टाइन ने इनके बारे में प्रिडिक्ट 1916 में करा था, पर एक मैगजीन में ये वर्ड सबसे पहले 1964 में यूज हुआ था। जो स्टीफन हॉकिंस है ना, उनका भी इसके स्टडी में बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि उन्होंने भी इसके बारे में बहुत ज्यादा बताया है। सबसे फिर दूसरा क्वेश्चन ये तो चलो पता चल गया कि ब्लैक होल होता क्या है, फिर है कि ये ना बनते कैसे हैं। तो देखो, जो स्टार्स होते हैं ना उनके अंदर एनर्जी होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? उनके अंदर ना न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, जिसकी वजह से ना स्टार्स में एनर्जी बनती है। देखो, जो हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनती है, हीलियम फ्यूज होकर सिलिकॉन, फिर कार्बन, ऐसे करके ना फ्यूज होकर बनते जाते हैं और इनके अंदर फ्यूजन होता रहता है। एक टाइम आता है जब ना ये क्या करते हैं, आयरन, इसके अंदर आयरन बन जाता है, और जिसकी वजह से ना आयरन बहुत ज्यादा हैवी होता है, उसकी वजह से वो और आगे फ्यूज कर नहीं पाते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो कोलैप्स करने लग जाती है और एकदम जो फोर्सेस है एक दूसरे के अपोजिट काम करने लग जाते हैं। जो फोर्सेस काम करते हैं वो होता है ग्रेविटी एंड रेडिएशन प्रेशर, वो जो कि बिल्कुल भी सेम नहीं रहते हैं। इसकी वजह से ये कोलैप्स करती है, और बहुत ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण ना ये अरबों गैस, केजी गैस क्या करती है, अपने अंदर समा लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एकदम एक्सप्लोजन होता है, जिसको हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है। अब ना कब कब ब्लैक होल बनेगा? मान लो एक ना एवरेज सन है, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा सन नहीं है, तो वो ना एक ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे पहले वो एक रेड जायंट में कन्वर्ट होएगा, उसके बाद एक प्लेनेटरी नेबुला में वो कन्वर्ट होएगा, और उसके बाद ना व्हाइट ड्वार्फ में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो सन छोटा है तो वो मतलब कि फिर वो नहीं बनेगा ब्लैक होल। अगर वही ब्लैक होल बहुत बड़ा है ना, तो उसके बाद एक वो रेड जायंट में चेंज होएगा, उसके बाद ना एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होएगा। अगर वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है तब तो उसका ब्लैक होल बन जाएगा। अगर वो ब्लैक मतलब थोड़ा छोटा है तो उसके वो न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकते हैं। पर जो अपना सन है ना, वो ब्लैक होल नहीं बनेगा, क्योंकि उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। और ये बात ना सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने हमें बताई थी कि जो अपना सन है उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, और उन्होंने इसको थियोरेटिकली भी प्रूव करा था। अब ये भी पता चल गया कि ब्लैक होल होता क्या है, बनता कैसे है। अब ये थोड़ा सा दिखता कैसे है, हम इसके बारे में बात करते हैं। वैसे कहते हैं कि ना ब्लैक होल ना दो तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि पहला है सेटलर ब्लैक होल, दूसरा है प्रीमोर्डियल ब्लैक होल, और चौथा है सुपरमैसिव ब्लैक होल। जो सेटलर ब्लैक होल होता है ना, वो तो बहुत ज्यादा कॉमन है, और मतलब कि सबसे ज्यादा यही पाया जाता है अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में। कम से कम 10 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक सेटलर ब्लैक होल पाए जाते हैं। दूसरे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल, ये ना एटम से भी स्मॉल होते हैं ये वाले ब्लैक होल, पर ना इनका जो मास है ना वो एक माउंटेन के बराबर है, फिर उससे भी ज्यादा होता है।
पर ये वाले ना कहते हैं कि सिर्फ थ्योरेटिकली भी हमें पता चला कि ये होते हैं और असली में अभी इसका कोई ना प्रूफ नहीं मिला है। जो तीसरा है सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ना बहुत ज्यादा बड़े होते हैं साइज में, मतलब कि अपने सन के जैसे 1 मिलियन सन से मिलके या फिर उससे भी ज्यादा से मिलके ये सुपरनोवा ब्लैक होल बनते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ना जो ब्लैक होल, जो सुपरनोवा ब्लैक होल होते हैं ना, वो हर बड़ी गैलेक्सी के बीच में होते हैं। और जो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में जो ब्लैक होल, सुपरनोवा ब्लैक होल है ना, उसको सैजिटेरियस नाम दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। अब ये दिखते कैसे हैं ब्लैक होल? इनके बाहर ना एक रिंग होती है जिसको कि एक्रेशन डिस्क बोलते हैं। वो ना किसकी बनी होती है? वो ऐसे डस्ट वगैरह या फिर जो गैसेस है, डेब्रिस, उनसे मिलके बनती है। उसके अंदर जो पार्टिकल है ना, वो लाइट से भी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे होते हैं और उनका जो टेम्परेचर है ना, मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि एक्रेशन डिस्क के अंदर होते हैं। उसके बाद ना फिर हम जाते हैं तो हमें एक फोटॉन स्फीयर दिखती है। उसमें फोटॉन्स मूव कर होते हैं जिसकी वजह से ना वो हमें ना ऐसे लाइट से दिखती है। उसके बाद ना आती है ब्लैक होल की बाउंड्री, या फिर हम कह सकते हैं जहां से कि अपना असली ब्लैक होल स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं इवेंट हॉरिजॉन। जो इवेंट हॉरिजॉन है ना, अब क्यों कहते हैं कि बाउंड्री है ब्लैक होल की? क्योंकि यहाँ इसके बाद ना लाइट भी ना बाहर नहीं आ सकती इसके। तो अगर ना कई क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ह्यूमन ऐसे भी, और जो ब्लैक होल है ना उसके अंदर टाइम ना बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि ना वहां पे टाइम ना ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और ना ग्रेविटी ना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ना टाइम भी ना अपने प्लेनेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। अब ना कुछ क्वेश्चन करते हैं कि क्या ह्यूमन बींग उसके अंदर जा सकते हैं? तो शायद ये ना इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि अगर कोई ह्यूमन बींग उसके अंदर जाएगा ना, तो सबसे पहले इसको एक्रेशन डिस्क का वो करना पड़ेगा, उसके आगे जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना जो हर पार्टिकल होता है ना एक्रेशन डिस्क के अंदर, उसका टेम्परेचर मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है और स्पीड भी लाइट से ज्यादा होती है। तो उसको तो पार करना भी बहुत बड़ी बात होगी। और उसके बाद अगर कोई ब्लैक होल के अंदर चला भी जाता है इवेंट हॉरिजन के अंदर, तो ग्रेविटी की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, शायद वो फट जाएगा। इसलिए किसी ह्यूमन बीइंग का उसके अंदर जाना तो पॉसिबल है नहीं। अगर कोई चला भी जाता है तो वो वापस आ ही नहीं सकता, क्योंकि लाइट भी अगर वापस नहीं आ सकती तो ह्यूमन बीइंग भी नहीं आ सकता। ब्लैक होल पर भी रिसर्चेस अभी भी हो रही है। थैंक यू। नहीं Good morning everyone. Today I am here to explain about Higgs boson in detail. Higgs boson की थ्योरी ये है कि दुनिया में मौजूद सभी चीज़ों का निर्माण एक पार्टिकल से हुआ है। एम पार्टिकल ने मिलकर ही सभी चीज़ों का निर्माण किया है। बोसॉन एक मूल कण है जिसकी हाइपोथेसिस 1994 में दी गई, पर इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन 2013 को किया गया। इस आविष्कार को मेमोरेबल प्रोसेस कहा गया क्योंकि इसी से हिग्स बोसॉन का होना तय कर दिया था और इसको ही मास के होने का रीज़न कहा जाता है एंड इसको लास्ट बेसिक पार्टिकल भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि हिग्स बोसॉन असल में होता क्या है। हिग्स बोसॉन असल में एक स्टैंडर्ड मॉडल के फंडामेंटल पार्ट है। इसकी संभावना पीटर और उसके दोस्तों ने सुलझाई थी। उस समय के वैज्ञानिक एक बहुत ही बड़ी समस्या से गुजर रहे थे कि आखिर एक पार्टिकल का मास कहाँ से आता है और एक पार्टिकल मासलेस क्यों होता है। 1 दशक से ज़्यादा समय तक यह उलझ कर रहा, परंतु पीटर और उसके दोस्तों ने इस समस्या को सुलझा दिया था। उन्होंने दुनिया के सामने एक फील्ड की परिक्रमा पेश की जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। जो पार्टिकल इस फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं उनमें मास आ जाता है और जो पार्टिकल इस फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करते हैं वह मासलेस रह जाते हैं। जो पार्टिकल जितने ज़्यादा इस फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं उनका मास उतना ही ज़्यादा होता है, और कुछ पार्टिकल हमारे पास होते हैं जैसे कि फोटॉन, जिनका मास नहीं होता है। हिग्स फील्ड से पार्टिकल के इंटरेक्शन से जो पार्टिकल पैदा होता है उसे ही हिग्स बोसॉन का नाम दिया गया है। हालांकि हिग्स बोसॉन ने क्वांटम फिजिक्स की बहुत बड़ी समस्या को सुलझा के रख दिया था, परंतु साइंस के लिए यह अभी भी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था जिसका अभी कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन कोई एक्सपेरिमेंट द्वारा नहीं किया गया था। भविष्य की खोजों के लिए ठोस आधार के लिए जरूरी था कि इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा हो, पर ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि ऐसा करने के लिए पावरफुल पार्टिकल एसिलेटर जरूरी था जिससे पार्टिकल को लगभग प्रकाश की गति से वेरीफाई किया जा सके। 70 के दशक में इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी किसी भी देश के पास नहीं थी। इसके लिए जितनी टेक्नोलॉजी और फंड चाहिए था वह किसी एक देश के बस की बात नहीं थी।
और इसी वजह से आधी शताब्दी तक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने का कोई साहस नहीं कर सका। लेकिन अमेरिका ने इतना पावरफुल एक्सेलरेटर बनाने का जिम्मा उठाया और ये काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ चुका था, परंतु 1993 में इस परियोजना को कुछ रीज़न से बीच में ही रोक दिया और फिर आखिरकार सदी के अंत में यूरोपियन कंट्री की एक सहयोगी संस्था सन द्वारा फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर 27 किलोमीटर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग में दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर को स्टार्ट किया, जो 2008 में जाकर पूरा हुआ। आज इस पार्टिकल को हम लार्ज हाइड्रोल कोलिडर के नाम से जानते हैं। 2010 में जाकर हिग्स बोसोन की खोज के लिए LHC में खोज जारी हुई और 4 जुलाई 2012 को वैज्ञानिकों ने इसकी खोजे जाने की पुष्टि कर दी। LHC में इसकी खोज शुरू होने से पहले और इसकी खोजे जाने तक इससे जो पूरी तमाम खबरें थी वो मीडिया में बनी रही। दुनिया भर के मीडिया में हिग्स बोसोन के लिए कोलाइड पार्टिकल नाम का जच के प्रयोग किया गया। आखिर यह नाम आया कहाँ से? इसके नाम की कहानी कुछ साल पीछे 1990 में जाती है, जब लियोन लैंडरमैन इस पार्टिकल में फिजिक्स की हिस्ट्री के साथ साथ हिग्स बोसोन में आ रही कठिनाइयों का जिक्र किया गया था। हिग्स बोसोन में भारी कठिनाइयों को व्यंग रूप में व्यक्त करने के लिए इस बुक का टाइटल द गॉड डैम पार्टिकल रखने का सोच रहे थे, लेकिन उनके पब्लिशर थे वह इनके नाम से जरा भी खुश नहीं थे, इसलिए इस बुक का नाम द गॉड पार्टिकल रख दिया। हालांकि इसके पीछे जो भावना थी वह हिग्स बोसोन में आ रही कठिनाइयों को ही व्यंग रूप में व्यक्त करने के लिए थी, यानी कि इन बुक का टाइटल में गॉड वर्ड को एक कठिनाई के रूप में व्यक्त किया गया था, यानी कि इस पार्टिकल को खोजना तो गॉड को खोजने बराबर था। इस किताब के पब्लिश होने के बाद हमेशा सनसनी खबरों को पब्लिश करने के लिए हमेशा टकटकी लगाए रखने मीडिया को इस नाम के रूप में एक बढ़िया साधन मिल गया और इसके बाद हिग्स बोसोन से जुड़ी खबरों को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने लगा। जाहिर सी बात है कि हिग्स बोसोन जैसे अजीब और गरीब नाम को लेने से बजाय द गॉड पार्टिकल ने लोगों को अपनी ओर खींचा। इन नाम से उन लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा जिन लोगों का साइंस से कोई लेना देना नहीं था। लोग इसको धर्म से जोड़ने लगे और मीडिया अपनी TRP के लिए इसका इस्तेमाल कर रही थी, जिस पर वैज्ञानिकों ने नाराजगी जताई और कहा कि इससे गॉड का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि शायद वैज्ञानिक गॉड की खोज कर रहे हैं, जो कि गलत था। इसलिए आप भी हो सके तो इसको गॉड पार्टिकल की जगह हिग्स बोसोन ही कहें, और अगर यह नाम मुश्किल लगे तो आप इसको बोसोन भी कह सकते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर ट्रैवल इज द hypothetical travel of spacecraft from one star system, solitary star, or planetary system to another. Interstellar travel is expected to prove much more difficult than interplanetary space flight due to the vast difference in the scale of the involved distances. Whereas the distance between any two planets in the solar system is less than 30 astronomical units. Stars are typically separated by hundreds of thousands of astronomical units, causing these distances to typically be expressed instead in light years. Because of the vastness of these distances, non-generational interstellar travel based on known physics would need to occur at a high percentage of the speed of light. Even so, travel times would be long, at least decades and perhaps millennia or longer. As of 2022, 5 uncrewed spacecraft, all launched and operated by the United States, have achieved the escape velocity required to leave the solar system as part of missions to explore parts of the outer system. They will therefore continue to travel through interstellar space indefinitely. However, they will not approach another star for hundreds of thousands of years, long after they have ceased to operate. The speeds required for interstellar travel in a human lifetime far exceed what current methods of space travel can provide. Even with the hypothetically perfectly efficient propulsion system, the kinetic energy corresponding to those speeds is enormous by today's standards of energy development. A number of strategies have been proposed to deal with these problems, ranging from giant arcs that would carry entire societies and ecosystems to microscopic space probes
Many different spacecraft propulsion systems have been proposed to give spacecraft the required speed, including nuclear propulsion, beam-powered propulsion, and methods based on speculative physics. Humanity would need to overcome considerable technological and economic challenges to achieve either crewed or uncrewed interstellar travel. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम गौरव है। आज हम बात करेंगे LIGO के बारे में। तो LIGO बेसिकली क्या है? लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, एक टाइप की लैब है। क्या काम आती है? एक बड़े पैमाने पे इसको स्थापित किया गया है। क्या करने के लिए? जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो इतनी छोटी होती हैं, अर्थ तक आते आते उनको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। उनको डिटेक्ट करने के लिए LIGO की लैब की स्थापना की गई है। ये लैब किस पे काम करती है? इसमें 4 से 5 वैक्यूम में इंटरफेरोमीटर स्थापित किए जाते हैं, जो ग्रेविटेशनल जो वेव होती है उनको क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। अब हर चीज़ का इतिहास होता है, थोड़ा LIGO का भी इतिहास है। शुरुआत कहाँ से हुई? आइंस्टाइन ने 1960 में एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस बेस पे इस चीज़ की क्या हुई थी? इनोवेशन स्टार्ट हुई। उसके बाद 1960 के दशक में जोसेफ वेबर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था? लेज़र इंटरफेरोमीटर को प्रकाशित किया था। उसके बाद 1967 में रैनर बीस ने इंटरफेरोमीटर को प्रकाशित किया। वैसे चलते चलते एक शुरुआत में LIGO को किस रूप में स्थापित किया गया था? एक स्थापित किया गया था समिति के रूप में 1984 में। उसके बाद ये इनको फंड दिया गया। थोड़े टाइम बाद ये कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाई। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। पुनर्गठन किया गया इसका 1992 में। कहाँ पे? अमेरिका के लुइसियाना में। 1997 में इसका काम पूर्ण हो गया था और LIGO लैब जो आज हम देखते हैं वो बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद कार्य कब करना शुरू किया? इसने कार्य शुरू किया 2002 से लेके 2010 के बीच में। इसने कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया। 2010 के बाद पहला डिटेक्ट इसने किया 2015 में। इसने बताया एक ब्लैक होल है, जो ब्लैक होल विलय हो गया है। ब्लैक होल क्या हो गया है? विलय हो गया है। उसके बाद 2016 में एक और इसने अपना डाटा रिलीज किया, जिसमें बताया इसने 14.2 और 7.5 गुना द्रव्यमान के, जो सूर्य के द्रव्यमान का था, वो 2 ब्लैक होल क्या हो गए हैं? आपस में विलय हो गए हैं। ये दूसरा था इनका। तो 2017 में इन्होंने तीसरा एक और संकेत डिटेक्ट किया। क्या संकेत था? 13.2 और 19.4 द्रव्यमान के 2 ब्लैक होल एक तारे में विलय हो गए हैं। उसके बाद शुरुआत और ये क्या कर सकती है ऑब्जर्वेटरी? न्यूट्रॉन तारे, जिनको हम बेसिकली ब्लैक होल भी बोलते हैं, जब वो मर्ज होते हैं या बनते हैं, उनमें से जो रेज निकलती है उसको ये डिटेक्ट करती है, क्योंकि वो रेज अर्थ पर आते आते इतनी माइनर हो जाती हैं, मतलब उनको डिटेक्ट करना पॉसिबल, एक टाइप से पॉसिबल है ही नहीं। उसके लिए ये लैब्स बनाई गई हैं। और क्या कर सकता है? जो काल्पनिक थ्योरीज होती हैं उनको ये क्या कर सकता है? ये थ्योरीज सही है या नहीं, उनके बारे में ये लैब बताती है। उसके बाद अमेरिका में सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था लुइसियाना में। शुरुआत में कार्य करना कब स्टार्ट किया इसने? 2002 में। और अब 2017 में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये लैब स्थापित करने के लिए क्या किया था? अनाउंसमेंट किया था। कहाँ पे बनेगी ये? महाराष्ट्र के हिलोंगी जिले में ये बनने जा रही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। धीरे बोलना। Good morning, respected teachers and all my dear friends present here. I am Amit Godara. I am here to present my views on the topic agriculture in India versus in USA.
तो आज का मेरा टॉपिक इसी पे मेन फोकस रहेगा, इंडिया और यूएसए में क्या डिफरेंस है एग्रीकल्चर पे। क्योंकि जो इंडिया में एग्रीकल्चर हब माना जाता है, जो कि एम्प्लॉयड करता है मैक्सिमम 50% लोगों को, जो कि यूएसए में है 25 या 30% सिर्फ लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ये है अपने डेवलप्ड और डेवलपिंग के कारण। जो इंडिया में डेवलपिंग कंट्री है, इस वजह से इतना अपने रोजगार नहीं है, तो अपने 50 से 60% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और यूएसए में ये 20 से 25% है। इनमें अपनी कंट्री डेवलपिंग है, वो डेवलप्ड है। इसमें मेन डिफरेंस क्या आ जाता है, क्योंकि वहाँ 20 से 25% लोग इसलिए है क्योंकि वहाँ हर चीज़ के इक्विपमेंट्स हैं। एग्रीकल्चर करने के हर ऐसे ऐसे मशीनरी है वहाँ पे, जो कि 20 बंदों का काम एक मशीन कर सकती है, और उस मशीन को बनाने में जो फैक्ट्री है उसमें ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम है, साथ में इनकम भी ज़्यादा है, और वर्क लोड भी कम है, और इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कि एक खेत के अंदर 4 जने काम करते हैं, तो वो खेत की इनकम तो सेम रहेगी, डिस्ट्रीब्यूट 4 जनों में होगी। वहाँ वही काम एक बंदा अपनी खुद की मशीन से एक बंदा करता है, तो वो इनकम उसके पास जाएगी। तो कहने का मोटा मोटा फर्क है कि यहाँ पे ये फर्क आ जाता है कि उनकी इनकम में और अपनी इनकम में कितना ज़्यादा फर्क आ जाता है।